नाज़रीन, यह है रेड लाइन। आज 3 रुकनी बेंच 3 तलवार बन गया है हुकूमत के लिए। उन्होंने तमाम मामला जिनका ताल्लुक मुमकिना तौर पर पंजाब इंतखाबात की दी हुई तारीख को मौखर करना था, उन्होंने उनको तय कर दिया, बल्कि उठा के परे फेंक दिया। वज़ारत दिफा की तरफ से जो दरख्वास्त की गई थी कि आप कंसिडर करें कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए और अपना फैसला वापस लें, उसको रद्द कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लंबा चौड़ा लेटर लिखा था जिसके अंदर बताया गया था कि किन वजूहात की बुनियाद पर इंतखाबात नहीं हो सकते और क्या तारीख के अंदर इसके हवाले हैं, उसको भी फारिग कर दिया। हुकूमत वक्त को बताया कि आपने पार्लियामान के ज़रिए जो दाव खेलने की कोशिश की थी वो हम पर वाज़े है, आपके पास वाज़े किस्म की अक्सरियत भी मौजूद है और आपके पास इख्तियार भी था। आपने पैसे ना जारी कर कर बदनीति की है, इसको रेक्टिफाई कीजिए वरना घर जाने की तैयारी कीजिए। बहुत सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। एक छोटा सा दरवाज़ा भी खोला, कहा कि अगर आप बाहमी इत्तफाक राय से कल आकर कोर्ट के सामने कोई तारीख निकाल लें जिसके अंदर यकसर इंतखाबात हो सके तो फिर हम इस मामले को देख सकते हैं। लेकिन इंतखाबात अक्टूबर से पहले की डेट में होंगे, जिसका मतलब ये है कि कौमी असम्बली को भी पहले तहलील होना है, सिंध असम्बली को भी पहले तहलील होना है, बलोचिस्तान असम्बली को भी पहले तहलील होना है। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। इसके ऊपर हमारे पास वफाकी वज़ीर सेहत मौजूद है अब्दुल कादिर पटेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया किया। इनसे 1 मिनट में बात करते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो पार्लियामान का तकद्दस है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस के व्यूज़ से मुंसलिक है। आज हमारे पास कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशर साहब मौजूद होंगे जो हमें बता रहे होंगे कि उनके ख्याल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को स्टेप बैक क्यों करना चाहिए। तो पटेल साहब, आपको इसमें से कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई या नहीं? अभी तक तो कोई ऐसी खैर की मनादी है नहीं। बुनियादी तौर पर तलत बात यह है कि पहले रोज़ से हमारा बिल्कुल ये मौक़िफ़ रहा है और आज भी है, और शायद इसको इस तरह समझा जाता है कि हम इलेक्शन से कोई दाएं बाएं हो रहे हैं। नहीं, हम तो अभी इलेक्शन करके आए और उसके नतीजे भी आपने देखे बल्दियात का। हम इस इलेक्शन के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मुल्क को तकसीम नहीं होना चाहिए, ना सियासी लिहाज से, लिसानी लिहाज से, माशी लिहाज से, किसी तरह नहीं। और ये जो आपका 90 दिन को जो आपने इतना मुकद्दस कर लिया है, तो इसमें तो बहुत सारी मुकद्दस क्लासेस और भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि फेडरेशन को एक रखती हैं, जो कि सेंसस की बात करती हैं। आपने एक 90 दिन को, और वो भी पंजाब के लिए, अगर ये 90 दिन इतने ही मुकद्दस हैं तो केपीके के लिए क्यों नहीं? अगर 90 दिन इतने ही मुकद्दस है तो केपीके के लिए क्यों नहीं? अटक के पार तकद्दुस का मयार शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन अब उन्होंने आपको कहा है कि आप हमारे पास आएँ, अपनी जमातों के नुमाइंदगान लेके आएँ और बैठ के डेट तय करें, लेकिन अक्टूबर की डेट नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है कि कोर्ट लोगों के नुमाइंदगान को समन करे और कहे कि बैठ के बच्चों की तरह आप तय करें आपस में, ये काबिल कबूल है कि नहीं? नहीं, फिर ये तो इसका मतलब है कि कुछ इदारे आप लोगों को ख़त्म कर देने चाहिए ना। बेकार का बोझ आवाम के पैसों पे पड़ रहा है। जब आपने ही सारे फैसले करने हैं तो मैंने तो कोर्ट में भी कहा था कि इलेक्शन के फॉर्म भी आप जमा कर लें, स्क्रूटनी भी आप कर लें, तारीख भी आप दे दें, इलेक्शन कमीशन भी फारिग करें, इतने पैसे लग रहे हैं। पार्लियामान का कोई बिल और आप कोई तहरीक नहीं मानते, उन्होंने सारे काम यही किए हैं, फारिग करें। आपके मशवरे को बड़ी संजीदगी से ले लिया, पार्लियामान को बाईपास कर दिया, इलेक्शन कमीशन को बाईपास कर दिया, इंतखाबात की तारीख दे दी, और अब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के अलावा आपको इंतखाबात की तारीख देनी होगी, जमातों को दिल बड़ा करना होगा, जिसके नतीजे में आपको असम्बली पहले तहलील करनी होगी। अच्छा, ये जमातों को दिल बड़ा करना है, 3 लोग 4 लोगों को नहीं। जमातें जो कि लाखों और करोड़ों लोगों की नुमाइंदा हैं और इतनी सारी जमातें हैं, वो सारा अपना दिल बड़ा करें, उनके वोटर सपोर्टर सब अपना दिल बड़ा करें, पाकिस्तानी अपना दिल बड़ा, कहीं इलेक्शन होने जा रहा है कहीं नहीं। ये 2-3 अफराद अपना दिल बड़ा नहीं करेंगे और सोचेंगे भी नहीं कि होना क्या है या होगा क्या, आगे जाके क्या इसके नतीजे। तो दिल बड़ा करने की बात है, तो करोड़ों लोगों का दिल बड़ा कराना है आपने, तो यार 2-4 समझ लेना आप भी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी मुल्क को इस तरह, और आपने अगर कहते हैं कि जी आप अक्टूबर, अच्छा इस अक्टूबर में जादू क्या है इसमें? क्योंकि जस्टिस साहब ने पहले रिटायर हो जाना है, शायद वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। तो अब आप फिर बात देखें ना, ये एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि जब हम जाएं तो अल्लाह तो हमें लोग याद करें। अब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेगेसी बहुत सूरतों में छोड़ी जाती है। यानी ज़ाओ लग गया तो भी एक लेगेसी छोड़ गया, मौलवी मुश्ताक गया तो भी एक लेगेसी छोड़ गया। तो लेगेसी के तो कई तरीके होते हैं ना, वो अच्छी भी होती है, वो खुदा ना खास्ता वो ऐसी भी होती है कि फिर मुल्क और कौम कोसती रहती है, जिस तरह जिनके मैंने नाम लिए उनको कोस रही है।
तो खुदा के वास्ते कोई ऐसा काम कर लें कि ये मुल्क जो है और इसके अवाम आपको किसी अच्छे उसमें याद करे। इससे पहले के 2 चीफ जस्टिस आप देख लें, उनको आज किस नाम से लोग याद करते हैं, किस नाम से उनको जो है ना उनकी लेगेसी है, आप देखते हैं सब। तारीखी हकायक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तारीखी हकायक को दोहराने से, बार बार दोहराने से कोर्ट का मिजाज इन 3 जजेस का नहीं बदल रहा। आपने कहा कि 3 जजेस जो हैं वो अपना दिल बड़ा ना करें, सारे नुमाइंदगान दिल बड़ा करें, लेकिन सारे नुमाइंदगान के अभी सर फंसे हुए हैं, उनके हाथ में हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि काबीना के पास थी गुंजाइश, आपने पैसे एलोकेट नहीं किए, ऐन मुमकिन है कि आपकी काबीना को फारिग कर दें, आपके मिनिस्टर्स को फारिग करें, प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दें। देखिए ये एक्सट्रीम कदम मैं नहीं कहता कि होता है नहीं होता, लेकिन इससे आप जाहिर क्या होता है, काबीना इस पूरे पाकिस्तान वफाक की तर्जुमान एक कैबिनेट है, उसमें कोई चीज़ ऐसे नहीं होती कि जी ये रखा है और इसने इस पे जी सब आमन्ना सदकना हाँ कर दो, तो फिर काबीना नहीं होनी चाहिए ना, एक शख्स हो वो जी यस और नो करे। यहाँ खिलाफत तो है ही नहीं ना सर, यहाँ तो हर चीज़ जो भी काबीना में आती है उस पर डिस्कस होता है, उस पर हर एक शख्स अपनी राय का इजहार करता है, और अगर किसी शख्स को उस पर एतराज़ है तो वो अपना एतराज़ नोट करवाता है, और कोई अगर उसको उसके हक में है तो वो भी होता है, तो अक्सरियती फैसला जो है वो सामने आता है। तो काबीना में या पार्लियामान में जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो वो हतमी नतीजे के लिए नहीं, इवन जब आप कोर्ट में कोई केस करते हैं तो आपको पता होता है कि फैसला आपके हक में आएगा। नो, तो जब जहां अक्सरियत होती है, राय होती है, बहस होती है, वहां चीज कोई जो है ना पहले से तयशुदा नहीं होती। बहुत सारी चीजें काबीना में ऐसी पेश होती हैं कि जो लगता है कि जी बिल्कुल पास हो जाएंगी, लेकिन अक्सर वो रद्द कर दी जाती हैं। और पार्लियामान में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, करारदाद या बिल होते हैं जिनमें अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, रद्द कर देते हैं अराकीन। तो एक जमहूरियत, एक पार्लियामान, एक कैबिनेट है, इसमें आप कैसे पहले से तयशुदा फैसलों को अमल करवाने जा रहे हैं? तो वो करवाने तो जा रहे हैं वो, अब आपके पास टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है, क्योंकि कल उन्होंने बुलवा लिया है आपको और कहा है कि आपको हर हाल में वफाकी काबीना को, जिसके आप मेंबर हैं, जिसके आप वजीर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को 27 तारीख से पहले ये जो उनके ख्याल में जो दाव मारा गया था कि पार्लियामान को बीच में ले आए और काबीना पैसे एलोकेट नहीं करे, उसको आपने रेक्टिफाई करना है। आपके ख्याल में काबीना को ये करना चाहिए? आपका मशवरा क्या होगा अपनी पार्टी के नुमाइंदे और वजीर की हैसियत से? देखिए काबीना में फिर मेरा मशवरा, अगर मेरा मशवरा है, मेरा ज़ाती ख्याल तलत यहाँ कोई अहमियत हैसियत नहीं रखता। मैं फिर कहूँगा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर अकेले खुद करने की पोजीशन में तो अभी तक वो कर देते। वो काबीना में जिसमें मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदगी है, मुख्तलिफ लोग हैं, और वो बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो अगर वहाँ कोई चीज़ आएगी उस पर तो सरासर बहस होगी और अक्सरियती राय पे फैसला होगा। इससे आगे जाएंगे पार्लियामान में भी तो यही सेम सूरत हाल होगी। तो आप इतने बड़े एक डेमोक्रेटिक फोरम से आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं भेज रहा हूँ उसको इंडोर्स कर दो, ये नहीं हो सकता। इवन कोर्ट से भी मैं अगेन वो करूँगा, नहीं हो सकता ये। इस पर बहस होगी, इस पर मुख्तलिफ आरा होंगी, वो आरा कुछ भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने आपके कानून को उठा के परे फेंक दिया, उन्होंने कहा जी कानून काबिल अमल ही नहीं है। जनाब अब एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं, ये भी पार्लियामेंट का एक एक्ट है। तो आज अगर एक एक्ट है सुप्रीम कोर्ट और वो पार्लियामान को कह रहा है, उसकी कानून साजी को उठा के फेंक रहा है, तो शायद ये भी दिन फेंक तो रहा है ना, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ। देखिए याद रखना, ना फेंक रहा हो और आप कहें कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसे किया, ऐसे हो, फेंक रहा है, मुसलसल फेंक रहा है, आज फिर फेंक दिया। मैं तो कहता हूँ तलत कि अभी भी मैं समझता हूँ कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, बिकॉज जिस तरफ आप पता नहीं आप क्यों जा रहे हैं, हट दर्मी की मुझे समझ नहीं आ रही वजह। देखिए आपने फुल बेंच भी नहीं बनाया, सारी पार्लियामेंट की ये थी, अच्छा आप ही का फुल बेंच था ना सर, हम तो कह रहे थे कि किसी और का नहीं, आप ही का फुल बेंच बुला लें, वो भी नहीं किया गया। वो एक बहस रही कि जी अकलियत के फैसले को अक्सरियत पे फौकियत दी गई, वो भी आपने जो उससे ख़त्म कर दिया। जो जजेस छोड़ के चले गए थे उनको दोबारा आपने रख लिया, 4 जजेस ने फैसला लिख के दे दिया, आपने उसको नहीं माना। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जिद और हटदर्मी की वजह, और पंजाब का इलेक्शन और अक्टूबर, ये 3 चीज़ें हैं। अक्टूबर का मैंने आपको बता दिया, आपने बताया पंजाब का इलेक्शन, अक्टूबर, और बस ये जिद। तो वो बाज़ लोगों का ख्याल है कि इससे इमरान खान की सियासत को बहुत फ़ायदा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि इस वजह से हो रहा है, लेकिन बहुत फ़ायदा होगा। आपके ख्याल में इमरान खान बेनिफिशियरी है इस तमाम झगड़े का या नहीं? तलत मैं आज आपको एक बात बताऊं, मेरे एक ज़ाती तजुर्बा है पॉलिटिकल कारकुन ग्रास रूट से, कभी भी कोई हैंडमेड टेलर मेड चीज़ नहीं चलती। यही खान साहब को पहले किसी ने टेलर मेड बनाया, भेजा हैंडमेड बना के, देखें वो किनके गले पड़ गया। आज अगर आप इनको अपना बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, देखिए सियासी उभार
उतार चढ़ाव ये आते रहते हैं। मुझे आज भी याद है MMA का एक हवा आ गया था, JUI का हवा आ गया, तो हम तो उस वक्त से सियासत दे, तो ये एक हवा है ना, इसको आप कहते हैं कि बेनिफिशियरी कौन होगा, इन दी एंड कौन होता है? क्योंकि जो मुस्तकिल सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स की कंटिन्यूटी चाहते हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के हामी है, जिस तरह की पीपल्स पार्टी है, हमारे लिए ये रास्ते में आने वाले जंप खड्डे कोई हैसियत नहीं रखते। लेकिन इससे कोई बेनिफिशियरी नहीं होना, इससे नुकसान होना है आपके पूरे मुल्क की सियासी तारीख को और आने वाले दिनों को। मसलन किस किस्म का नुकसान? सर देखिए, ये एक रवायत बनेगी ना जनाब, आप हमेशा के लिए किसी एक इदारे को दूसरे पे हमेशा के लिए सुपीरियर कर देंगे, और मुल्क की कौम के जो इकट्ठा एक मफाद है, यानी उसका जो एक इत्तफाक है, उसको नफी करके आप सिर्फ चाहेंगे कि जी किसी को फायदा। मैं नहीं समझता कि उधर उसको भी फायदा हो सकता है। मैंने तो पार्लियामान में भी कहा था कि जी अगर इस वक्त मुझे पता है खान साहब की सियासत वो इस तरह की है कि कराची में 2 इलेक्शन होते हैं, एक से वो हार जाते हैं, एक उसी करीबी जिले से अली तकीम बलों से वो हार गए, कहते हैं ये गलत है, दूसरे से उधर ही से वो जीते, कहते हैं ये सही इलेक्शन था। तो जब ये रविश हो, अगर ये जो आप जबरदस्ती का इलेक्शन पंजाब में कराने जा रहे हैं जो कि किसी तरह नहीं बन पा रहा, इसमें खान साहब हार गया और ये फिर गारंटी दे कोर्ट कि जी वो हर हाल में तस्लीम करेगा नताइज को, मुझे पता है कि सब जानते हैं कि नहीं करेगा। खान साहब उस वक्त तक कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगा कि वो जिसमें वो ही ना जीता हुआ हो, ये मैं आपको बता दूं। वो कहेगा जी सारे पाकिस्तान से हर जगह से मैं जीतूं तो ही इलेक्शन, वरना नहीं। अब यहां पर आप पंजाब पे आ जाइए, तो वो पंजाब इस वजह से अहम है कि अगर आप पंजाब जीत जाते हैं तो फिर कौमी असम्बली तो खत्म हो जाती है ना बाकी 3 सूबों की। बिल्कुल। तो पंजाब में इमरान खान का ख्याल है कि वो बहुत आसानी से जीत जाएंगे, जल्दी इंतखाबात। देखिए, इमरान खान साहब के बड़े ख्यालात थे, मुझे तो आज भी उनका ये स्टेटमेंट भी याद है जब हमने अदम एतमाद पेश की थी। आप बहुत सारे लोग नहीं देखते हो, उन्होंने कहा था कि मुझसे ज्यादा कमजोर इंसान इस धरती पे नहीं होगा अगर मैं ये अदम एतमाद न जीत सकूं। आपको याद है आज वो कौन है? नहीं है कमजोर इंसान। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, उनका ख्याल बहुत कुछ होता है। फिर वो कहते हैं सवाल ही, उन्होंने कहा मैंने तो अल्लाह से दुआ की थी ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद, अब ये मेरे हाथ चुंगल में आ गए, ये उन्होंने कहा था ना। तो फिर क्या हुआ? और उसके बाद क्या कहा? बोला अमेरिका ने बहुत बड़ी साजिश कर दी। उसके बाद क्या कहा? बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि रेजोल्यूशन जो मैंने किया है ये बड़ा, मैंने आपको एक सरप्राइज दिया है। एग्जैक्टली। उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका, आज कहते हैं नहीं जी अमेरिका तो कसूर। तो खान साहब को मैंने कहा ना, मैं एज ए सियासतदान के अलावा हर चीज समझता हूँ। पॉलिटिकल वो आदमी वो नहीं है, कभी वो आइन के साथ चिपक जाते हैं, कभी इस आइन के खिलाफ होते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट के नारे लगा रहे होते हैं, कभी उल्टा बोल रहे हुआ है उन्होंने आपको। सर सारे निजाम को हाईजैक किया हुआ है। हमारा निजाम सिर्फ इमरान खान पे या पीपल्स पार्टी पे नहीं चलता, हमारा निजाम मुख्तलिफ इदारों पे चलता है, जिसमें अदलिया, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट सभी हैं। लेकिन अगर कोई इदारा इस तरह से किसी के लिए किसी एक दरख्वास्त पे बाकी सारी जमातों को बार बार स्नप करे तो सूरत हाल डिफिकल्ट पैदा हो जाती है, जो कि आज आपके सामने है। एक मुल्क में अब हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या होना है, क्या करना है, आपकी मईशत कहां जा रही है, आपके लोग क्या सोच रहे हैं, आपके दूसरे छोटे सूबे क्या सोच रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं। आपने मुकद्दस बना लिया अक्टूबर को। मुझे नहीं पता इस अक्टूबर में क्या है, मैं तो फिर आपसे कहूंगा। इसके जवाब के लिए मैं 2 घंटे का और प्रोग्राम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। अब मामला आ गया है ईवानों के तकद्दस का। राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली हमसे बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जब ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो देखते हैं कि राजा साहब क्या तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान किस किस्म के तहम्मुल का मुजाहरा करें। मिस्टर स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि आपके हाथ में कुंजी थी या है, मुझे नहीं पता कि वो भी मौजूद है या नहीं है, जिसके ज़रिए सियासी बहरान का हम हल कर सकते थे, और वो है PTI के मेंबरान की असम्बली में वापसी। आपके ख्याल में ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे बंद हो गया या कोई गुंजाइश मौजूद है? तलत साहब, ये बड़ा ही मैं समझता हूँ कि हस्बे हाल सवाल आपने किया है। कुंजी थी मेरे पास और मैं कुंजी लेके इंतज़ार करता रहा कि वो तशरीफ़ लाएँ, यहाँ तक कि मैं हर इंडिविजुअल को एक ख़त भी लिखा कि आप तशरीफ़ लाएँ मेरे पास और एक मैं मुझसे आके बात करें। बदकिस्मती से ये हुई कि फिर अखबारात में वो बड़ा और मीडिया में ये आना शुरू हो गया और लीडरशिप ने उनकी, जनाब इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया कि मेरा कोई मेंबर जो है वो स्पीकर को मिलने नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी मैंने कई महीने इंतज़ार किया। फिर वो लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाकर उन्होंने ये प्ली ली कि हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, हमारे इस्तीफ़े मंजूर हो चुके थे और अब स्पीकर साहब जो है वो बदनीयती से हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे, उनको हुक्म दिया जाए कि वो इस्तीफ़े मंजूर कर लें।
ये वो हालात थे जब मजबूरी से मैंने उस दिन के दूसरे दिन फ़ाइल मंगाकर उस पर सारा प्रोसेस करके कर दिया कि इस तरह करके जो है ना आप इस्तीफ़े मंजूर कर लें, और इलेक्शन कमीशन ने भी डी नोटिफाई कर दिया। तो उस वक़्त उन्होंने ऐलान किया कि हम शायद आना चाहते हैं, और मज़ेदार था बड़ा वो उनका बयान जो है सॉरी, बयान ये था कि हमारा पार्लियामान से कोई लेना देना नहीं, हम आ रहे हैं अपोजिशन की जो है ना वो स्लॉट लेने के लिए, हम आ रहे हैं जो है वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो बनने के लिए। बाकी हमने हमारा वही मौक़िफ़ है, इस पार्लियामान हम इसको नहीं मानते, ये डमी है और ये है। तो आपके ख्याल में ये दरवाज़ा बंद हो गया, अब इसको आप नहीं खोल सकते किसी सूरत? फिर वो कोर्ट में है, और मज़े की बात यह है कि पहले वो कोर्ट में थे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, इस वक्त वो कोर्ट में है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएँ। तो अब मैं भी देख रहा हूँ कि कोर्ट उस पर क्या करती है। लेकिन कोर्ट के अलावा आपका नुक्ता नज़र क्या है कि एज फार एज योर ऑफिस इज कंसर्न दिस मैटर इज़ ओवर? ये मेरे जहाँ तक मेरे इख्तियार का तल्लक था, मैंने तो बहुत उनका इंतज़ार किया, लेकिन वो बकौल किसी के बड़ी देर की मेहरबान आते आते तो अब इमरान खान साहब के हवाले से जब आप ये मिसरा दोहराते हैं तो उसके और भी उसका सयाक़ व सबाक़ और भी है। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि सियासी बहरान का हाल ये है कि ये पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएं और सड़क गर्म ना हो, और पार्लियामान के जो मसाइल हैं जो कोर्ट के सामने आते हैं जिसकी वजह से और मसले जन्म देते हैं, वो पार्लियामान के अंदर ही हल हों, तो आप कुछ थोड़ी सी लचक दिखा सकते हैं? क्योंकि आपकी तरफ से ऑलरेडी एक रूलिंग आ चुकी है। तलत साहब वो तो उस वक्त जब फैसला आने के बाद फिर एक सिस्टम है हमारा, उसमें फिर उसको रख के देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामान के फ़ैसले, सियासी फ़ैसले जो हैं वो कोर्ट्स में नहीं जाने चाहिए। और सच्ची बात तो ये है कि ना कोर्ट के पल्ले कुछ रहता है ना सियासत के पल्ले कुछ रहता है। यही है कि सियासतदान आपस में ही लड़ झगड़ के बहस मुबहसा करके अपने मामलात वहीं बेहतर अंदाज से वो हल कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोर्ट में चले जाते हैं तो आप कोर्ट के लिए भी बड़ी दुश्वारी पैदा कर देते हैं। कोर्ट की भी मैं समझता हूँ कोई जो इज़्ज़त है उसकी तकरीम है, और उसको भी आप ज़ेर बहस ले आते हैं। गली गली कूचे कूचे लोग बहस कर रहे होते हैं कि जज ने ठीक किया है, जज ने गलत किया है। तो ये भी किसी तौर पर हमारी जुडिशरी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ उसकी अजमत और तौकीर जो है वो भी कंप्रोमाइज़ होती है। तो स्पीकर के फैसले को अगर कोर्ट पलटाती है तो आप फिर देखेंगे कि आपने क्या करना है, क्योंकि स्पीकर के फैसले को कोर्ट की तरफ से पलटाया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया में ये तस्लीम किया जाता है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है, वो मंबा है, हर इदारा उसमें उसके सूते जो हैं वहीं से निकलते हैं, वहीं से उसका तल्लक है, वही उनको ताकत देती है। और स्पीकर जो है वो कस्टोडियन है। दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ। एक दो मिसालें हुई कि जिसमें स्पीकर के जो रूलिंग थी उसको चैलेंज कर दिया गया, या स्पीकर के जो फैसले थे उसको चैलेंज किया गया। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि सेंस प्रिवेल्ड और फिर स्पीकर की बात को ही माना गया। पार्लियामेंट के आपने वक़्त की बात की, मैं भी अदाद शुमार देख रहा था। जो पार्लियामेंट बच गई है, इनफैक्ट कोर्ट के जज साहबान इसको ट्रंकेटेड पार्लियामेंट कहते हैं, यानी टूटी फूटी पार्लियामेंट। वो इस्तिलाह है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तेमाल की थी जब उनको ऑफ़र किया गया था कि पाकिस्तान टूटा फूटा, तो उन्होंने कहा जी ट्रंकेटेड और मौत ईटन पाकिस्तान मुझे नहीं चाहिए, तो वो इस्तिलाह इस्तेमाल करें। ये वाक़तन टूटी फूटी पार्लियामेंट है इस वक्त जिसके आप कस्टोडियन। तलत साहब, अब मैं तो ये एज ए स्पीकर मेरा मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता। देखिए, पार्लियामेंट में तो टूट फूट होता है, कोई फ़िक्र की बात नहीं। पार्लियामान में कोई दरार आ जाए, इख्तलाफ राय हो, तकसीम हो जाए तो ये जमहूरियत का हिस्सा है। इसमें तो कोई, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत चलती रहती जब तक मेरे पास 86 मेंबरान मौजूद हैं, मेरा कोरम पूरा है। ठीक। और वो लेजिस्लेशन भी हो सकती है। यस, ऑफ कोर्स हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन वो उसको आप वर्किंग जो है वो पार्लियामान ही कहेंगे, उसको आप डिसफंक्शनल नहीं कहेंगे, फंक्शनल कहेंगे। ठीक। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर सिचुएशन उस वक्त हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट में अदलिया में कोई दरार आ जाए। वहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ इत्फाक राय होना चाहिए। वो अगर वो फैसलों में ज़रूर इख्तलाफ होता है, लेकिन बज़ाहिर जो है वो क्लैश नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पार्लियामान है इसका तो बेसिक जो कुलिया है यही है कि वहाँ आधे लोग जो है या कुछ लोग इख्तलाफ करेंगे, कुछ एक मसले की हमायत करेंगे, कुछ फार होंगे, कुछ अगेंस्ट होंगे, एक जो है वो ट्रेजरी बेंचेस होंगे, एक अपोजिशन बेंचेस होंगे।
तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पार्लियामान इज़ फुली फंक्शनल और इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ना आइनी तौर पर, ना कानूनी तौर पर, ना सियासी तौर पर। लेकिन वज़न इसका उतना ही है जितना एक जिसको आप तो ज़ाहिर फरमा रहे हैं कि हाउस में आपके ख़ास नंबर चाहिए 86, अगर वो नंबर है तो आपका काम चल रहा है, आपका हाउस पूरा है। लेकिन इस पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा है कि कोरम भी पूरा नहीं होता। खालिद मगसी साहब का मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि मिनिस्टर्स नहीं आते, एक मरतबा आपको पूरा इजलास जो है वो मुअत्तल करना पड़ा, मतलब उसको पोस्टपोन करना पड़ा, लोग नहीं आते इसके अंदर, मतलब दे डोंट टेक इट सीरियसली। देखिए मैं आपको बताऊं, ये हालात तो पहले दिन से हैं, जब से 2018 का इलेक्शन हुआ है। आपको याद होगा कि उनको उस वक्त अपोजिशन बड़ी तकड़ी थी, चंद वोटों का फ़र्क था, चंद सीटों का ही फ़र्क था उसमें। उस वक्त भी उनसे कोरम पूरा नहीं होता था। आपके सामने हम पॉइंट आउट करते रहते, उनके वज़रा भी नहीं आते थे। ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है और अब मैं समझता हूँ कि इसकी रियलाइजेशन है इनकी तरफ से। अब मैं हुकूमत का तो दिफा नहीं करूँगा, हुकूमत को अपने वज़रा को ज़रूर ये करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद आना चाहिए, बैठना चाहिए। अब वो आते भी हैं तो मैं आजकल आते हैं, आजकल आते हैं। पर लेकिन मैं आपको बताऊं कि लीडर ऑफ द हाउस का पार्लियामान में आना जो है वो बस ज़रूरी होता है, बहुत उसकी एक अहमियत होती है। मैं ख़ुद कुछ अरसे के लिए वज़ीर आज़म रहा हूँ, मैं ज़रूर आता था। मुझसे पहले जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, वो बड़े थे, आपकी हाज़िरियाँ बहुत थी। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बहुत हाज़िरियाँ हुआ करती। असल में जैसे मैंने पहले गुजारिश की, तलत साहब, ये जितनी ताकत है ना, इस ताकत का ट्रांसफार्मर है जिससे हम ताकत लेते हैं, वो हमारी पार्लियामान है। और अगर इसको बड़ा करके देखा जाए, बड़े स्क्रीन पे रखा जाए, तो हर इदारे के लिए, हर शहरी के लिए उसकी ताकत जो है ये पार्लियामान है। लेकिन बदकिस्मती से अब इस बहस में इस वक्त तो मेरे ख्याल नहीं जाया जा सकता, लेकिन हम सबसे गलतियाँ हुई, तमाम इदारों से गलतियाँ हुई। हमने अपनी पार्लियामान को कमज़ोर करके ये समझा कि हम शायद कोई बेहतरी कर रहे हैं। उसके फिर बड़े दूर रस और बड़े मैं समझता हूँ मनफी असरात हमारी सियासत पर पड़े, हमारी इकॉनमी पर पड़े, हमारे माशरे पर पड़े, और हमारी जो एक दूसरे के साथ वो एक अच्छा फ़िज़ा थी, एक मोहब्बत और बामी हमांगी और भाईचारा था, वो भी ख़त्म हुआ। तो आप चाहेंगे कोरम जो है उसकी सिचुएशन बेहतर हो, वज़रा बेहतर हाज़िरी दें, जो लीडर ऑफ द हाउस है वो मौजूद हों, आप चाहेंगे कि बेहतर बिल्कुल पार्लियामेंट का इमेज। एज ए स्पीकर मैं समझता हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है। देखिए एज ए स्पीकर तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि PTI भी बाहर ना जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अब वो तलखियों में इजाफा नहीं करना चाहता। जो वहाँ तकारीर हुई जिस वक्त वो पार्लियामान को छोड़ के जा रहे थे, वो भी ज़रूर आपके हाफजे में महफूज होंगी। जिस अंदाज से उन्होंने तज़हीक की पार्लियामान के ऊपर, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने तो वो तो लफ्ज़ भी नहीं मैं अदा कर सकता किसी भी पार्लियामान के। मैं समझता हूँ कि दुश्मन मुल्क की पार्लियामान के लिए भी ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि पार्लियामान की एक अपनी सेंक्टिटी है। वो हमारे 22-23 करोड़ लोगों की दानिशगाह है। वो है जहाँ उनकी जो है वो अल्लाह के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अल्लाह रब्बे करीम जो है उनके पास हाकमियत है। उसके बाद जो लोगों के चोजन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्लियामान में बैठकर वो एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन ये जो दानिशमंदी की आम जगह है, ये जो लोगों के उम्मीदों का मरकज़ है, ये कानून साजी करता है और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज उड़ा के उसको परे फेंक देते हैं। मतलब हम वक़्त की बात कर रहे हैं जी, हक़ाइक़ की पर भी नज़र दौड़ाएं। एक ऐसा बिल जो पास हुआ, सदर के लिए असेंट के लिए गया, वो बिल बनने से, नोटिफाई होने से पहले ही उसको हाईजैक कर लिया। आप अमेंडमेंट करते हैं नैब लॉज के अंदर, आप सम्राट आपका हाउस जो है वो कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाती हैं, वो डायरेक्ट करते हैं पार्लियामेंट को। तो अब वाक़तन PTI है नहीं, कोरम पूरा नहीं होता, अदालत ने आपको फुटबॉल बनाया हुआ है। तल साहब देखिए, ये आपने जिस तरफ निशानदेही की है उस पर मुझे भी बहुत दुख है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं आज 40-50 साल के बाद ये बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर मैं समझता हूँ कि एक दूसरे की हदूद में आएंगे, और अगर हम अपनी पार्लियामेंट को, ये पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की भी तो यही पार्लियामेंट है, जितने आइन पास अमेंडमेंट्स होती हैं, आइन बनता है, कानून बनता है, जजेस की जो मराहत हैं, जजेस की जो तनख्वाहें हैं, उनकी पेंशन्स है, सबके फैसले पार्लियामान करती है। आप अपनी पार्लियामान को अगर ये कहें कि सुनो आप ये जो बिल बनाने जा रहे हैं, अगर ये सदर साहब ने इसको मंजूर भी कर लिया, वो करे या ना करे,
ये हम इसको जो है वो स्ट्राइक डाउन करते हैं। और वो कहते हैं इसके अंदर बदनीयती है। फिर आप अपनी पार्लियामेंट को अगर बदनीयती पर मबनी वो कानून साजी कहते हैं, तो फिर इसी तरह हुआ है कि वो उसके फिर असरात क्या हुए। जब आप जितनी ज़ोर से गेंद मारेंगे दीवार के ऊपर, उतनी जो है ना वो ज़ोर से वापस आएगी ना। एक्शन का फिर रिएक्शन होता है, जो किसी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, हमारे इस मुल्क के अजीज़ के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। कितने बड़े चैलेंजेस हैं तलत साहब, आप बड़े वेल रेड और बड़े पढ़े लिखे और बड़ा सोच विचार करने वाले सहाफ़ी हैं। आप देखें कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और हम किन मसलों को लेकर बैठे हुए हैं। हमारी तो अनाज जो है अगर हमारे मुल्क के मफादात से बड़ी हो गई है तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है किसी की भी, और गैर मामूली भी है, ख़तरनाक भी है। बिल्कुल वे आउट इसका हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि पार्लियामान की तरफ से करारदादों की एक बौछार है, और सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज साहिबान हैं, अब उनके साथ 5 और हैं, वो कहते हैं 8 जज साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ से डायरेक्शंस जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं। अब जो उनकी हिदायत है उसके बारे में उन्होंने कहा है जी कि आपने पैसे जारी करने हैं, आपकी कमेटी के पास आया, उसने सुओ मोटो नोटिस लेके फिर पार्लियामेंट के पास गया, पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तीसरा डायरेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये तो बहुत खुली जंग है। गलत आपस की बात है, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ठीक हो रहा है ना शायद हमारी तरफ से ठीक हो रहा है। हकीकत तो ये है, इससे तो आंखें चुराई नहीं जा सकती, लेकिन ये हो रहा है, बदकिस्मती ये हो रहा है, इसको किसी न किसी ने संभालना है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की थी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पार्लियामान के पास भी बहुत आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास भी होंगे। ऐसे ही है ना कि एक वकील जो है वही किताब उठाकर एक आर्गूमेंट कर रहा होता है, दूसरा वकील जो है वही किताब उठाकर उसमें से एक दूसरा आर्गूमेंट कर रहा होता है। अब मेरा ख्याल है कि अगर आर्गूमेंट विन भी हो जाए किसी की तरफ से, लेकिन मुल्क का नुकसान हो जाए तो बहुत बुरी बात होगी। यहाँ अब आर्गूमेंट की जंग नहीं है, अब अना की जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इस बात पर मुसर है कि वो पूरी पार्लियामान को, पाकिस्तान की कौमी असम्बली सेनेट को जो है वो नीचा दिखा दे। क्या मिलेगा सुप्रीम कोर्ट को? अगर वो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे पार्लियामान को, पार्लियामान की अपनी हद है, एक अपनी उसकी बाउंड्रीज़ हैं, एक अपनी उसकी ज्यूरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी ज्यूरिस्डिक्शन है। तो क्या ज़रूरी है कि देखें ना अब डाउट्स कैसे क्रिएट होते हैं। मतलब मुझे ये शायद ये नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन अब आ गई है तो वो बात ये हो रही है कि अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। अब बेंच बनते हैं और यहाँ अखबार में, मीडिया में, हर तरफ तबसरे होने चाहिए कि इस बेंच का बनने का मकसद क्या है, इससे क्या फैसला आएगा। इससे बड़ी बदकिस्मती हो सकती है। अब पिछले चीफ साहब को मैं, अब जाने वालों को मैं क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आज भी वो बहस हो रही है कि उनको डैम बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था। क्या ये उनका मनसब था? क्या सिर्फ इसलिए कि उनके पास वो इख्तियार था फैसला देने के लिए, तो उसके दबाव में आकर वो कहें कि मैं डैम बनाऊँगा? मैं स्पीकर हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं कल मतलब अपने पार्लियामान के अंदर कोर्ट लगाऊंगा, मैं कोई फैसला करूंगा? ये तो कोई अंधेर नगरी तो नहीं है, ये एक मुल्क है, इतने बड़े अवाम 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें मैं समझता हूँ कि बस ये एक ऐसी बहस छिड़ गई है माशरे में जिसको शुरू ही नहीं होना चाहिए था। इख्तिताम कैसे होगा ज़रा मैं, जो आपके तजर्बे के पेश नज़र, आपके मनसब के पेश नज़र, आपकी जमात, ज़रा अब आपकी तो जमात नहीं है, वो आप तो स्पीकर हैं, लेकिन जिस जमात को आप रिप्रेजेंट करते रहे उसकी पॉलिसी के पेश नज़र के डायलॉग होना चाहिए। मुझे ज़रा वे आउट बताएं ना, आपके ख्याल में अमली वे आउट क्या है? तलत साहब मैं आपको बताऊं कि मैं आज भी कहूँगा, मैं पहले भी कहता हूँ और मैं जब तक ज़िंदा हूँ ये बात कहूँगा कि सियासी मामलात को कोर्ट में ना लेके जाएं। अगर आप कोर्ट की भलाई चाहते हैं और सियासत की भलाई चाहते हैं, पार्लियामान को अगर आप इज़्ज़त देना चाहते हैं तो वहाँ ना जाएँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को इज़्ज़त देना चाहते हैं फिर भी आप उधर ना जाएँ। देखिए सियासतदान क्या है? सियासतदान की मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम समझते हैं कि अगर हम एक दूसरे को एक को ज़ेर कर लेगा तो बी जो है वो उसके चेहरा चमक उठेगा। ये तो है, पता नहीं ये ठीक है, यहीं पर हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये खुशाइंद लगा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई है और उन्होंने कहा है कि हम इसमें डायलॉग शुरू किया जाए। सियासतदान के पास तो हथियार ही डायलॉग का है ना जी,
वो अगर गुफ्तु शनीद नहीं करता, वो अगर बैठता ही नहीं, वो किसी की सुनता ही नहीं, अपनी सुनाता ही नहीं, तो किस तरह मसाइल का हल करेगा? लेकिन वो तो गुड्डी चढ़ी नहीं ना जी, वो तो गुड्डी हवा में जाने से पहले गिर गई ना टॉक्स की। अच्छा तो इसी तरह मैं आपको ये बताऊं कि अब अगर इस तरह की बात हुई है तो इस वक्त मैं समझता हूं कि थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाने के लिए कम से कम जो कुछ कोर्ट कर सकती है उसको तो कर देना चाहिए। देखें अब क्या कर सकते हैं, देखें अब प्ले आउट करते हैं। देखें अब वो कोई कहता है ये 3-2 का है, कोई कहता है 4-3 का है। इस अवाम को किसने ख़त्म करना था? कोर्ट ने ख़त्म करना था। पार्लियामान तो नहीं कर सकती, यहाँ तो बहस होगी। कोई एक आध आदमी कहेगा कि नहीं आपने करारदाद पास की है 4-3 की जी, वो तो आप वही ना बहस करने के बाद हमने रेजोल्यूशन किया, मेंबरान की जो अक्सरियत थी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उन्होंने कहा ये 4-3 की है। अब आपके मुल्क की पार्लियामान कह रही है, जिसके ताबे सब हैं, जिसको आप कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, वो कह रही है कि ये 4-3 का है। तो इससे बड़ा क्या आभाम होगा? इससे बड़ी क्या मैं समझता हूँ कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है, और इससे बड़ा क्या एक दाग होगा? उसको फ़ौरन मैं समझता हूँ पार्लियामेंट क्या डिमांड थी कि फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट भी शायद यही फैसला कर लेती जो आप 3 कर रहे हो, क्या हो जाता? अब ये तो एक जिद आ गई ना कि मैं कह चुका हूँ, लिहाजा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप कौन है? तो वो कह के आप कौन है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो झगड़ा तो यहीं से शुरू हो गया ना। तो गांव में भी झगड़ा यहीं से शुरू होता है, प्राइमरी स्कूल में भी झगड़ा यहीं से शुरू हो रहा था, और आज मैंने इस उम्र में आके देखा कि ये झगड़ा भी वहीं से शुरू हो रहा है। प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी झगड़े जो हैं वो इतने बड़े बड़े इदारों में, लेकिन ये जिद तो कायम, आपको जिद टूटती हुई नजर आ रही है आपको? मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि सेंस प्रिवेल करे और ये मामला जो है ये ठंडा पड़े, वरना इसको मैं आपको बताऊं कि इससे बहुत आगे इसके मनफी असरात जाएंगे। मसलन क्या होगा? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आप इंसिस्ट करते रहें कि हमने 14 मई को इलेक्शन कराने, 14 मई को आपका इलेक्शन नहीं होते, फिर क्या होगा? फिर आप कभी नज़दीक आ सकेंगे? फिर कभी आप पार्लियामान और आप आपस में बैठ सकेंगे? वो कंटेम्प्ट लगा, वो हुकूमत पे कंटेम्प्ट लगा देंगे। देखिए कैसे हुकूमत का तो अब लेना देना नहीं, आपने तो पार्लियामान के पास आ गया, आप झगड़ा तो पार्लियामान में आ गया। हुकूमत ने क्या किया? देखे ना, उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, अब तो पार्लियामान में आ गए। हुकूमत को भी जन्म पार्लियामान देती है जी, अपोजिशन को भी जन्म पार्लियामान को भी देती है, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी जन्म जो है वो पार्लियामान देती है। तो मैं आज भी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा मनसब अता किया है, वो काजी के मनसब पे हैं, उनका तो बहुत, उनको मैं समझता हूँ कि मैं उनसे तवक्को कर सकता हूँ, उनसे ना करूँ तो किससे तवक्को करूँ कि वो इस मामले को सुलझाएंगे। और वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ आज जो लचक दिखाए ना, मेरे ख्याल में वो बड़ा आदमी होगा, वो पाकिस्तान का मोहसिन होगा। लेकिन आज इसको और अगर हम गंभीर रास्ते पे और गंभीर सूरत हाल में धकेल देंगे तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हम पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं और मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान का खैर कहूँ। पाकिस्तान की खैर खई यही है कि अपनी अना को पाकिस्तान के मफाद से नीचे रखा जाए। बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने एक स्पीच में कह चुके हैं वो कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, और ये बड़ी बात होती है कि हालात ख़राब हो गए हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है और ना जमहूरियत बचेगी ना कुछ बचेगा। ये ख्वाजा आसिफ के साथ मुस्तन बात कर रहा था, वो भी ये बात कर रहे थे। तो ये वाक़तन आपको लगता है कि हालात उसके करीब खड़े हैं, वहाँ से बैक स्टेप करना चाहिए आपको, लेकिन वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है? तले साहब, अगर कोई कहता है कि हालात नामुमकिन हैं तो मैं समझता हूँ वो तो गलत बयानी है। हालात तो बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, गंभीर हैं, मुश्किलात में हैं। देखें ना, हमारे पास आज तमाम मुश्किलात इकट्ठी होकर आ गई। माशी हमारे पास बहुत सारे मामलात हैं, हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं, हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमें दहशत गर्दी का मुकाबला है, वो दोबारा वो सर उठा रही है। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगह पर बिज़ी हैं, वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो सफ़रा हैं। और इन सब हालात में एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं नहीं कहता कि पॉलिटिकली सब चीज़ें ठीक है, उसमें भी हालात गलत अंदाज है। उसके ऊपर फिर हमने एक इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के बजाय हम तू मैं में लगे। हम इदारे आपस में जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, आई बॉल टू आई बॉल। इस तरह तो कभी नहीं हुआ। देखें, ये अगर फ़र्ज़ करें, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप ये साबित भी कर दें कि पार्लियामान गलत है और पाकिस्तान का नुकसान कर लें,
तो क्या ये अच्छा है? पार्लियामान अगर साबित भी कर ले कि सुप्रीम कोर्ट गलत है और पाकिस्तान का नुकसान हो जाए तो क्या ये जायज़ है? तो फिर कहीं ना कहीं तो स्टेप बैक करना पड़ेगा आपको। यस। बिल्कुल आखिर में जस्टिस काजी फायज़ ईसा आपके मेहमान थे, इतना बड़ा उसके ऊपर तनाज़ा हुआ, उस तनाज़े पर आपको अफसोस होता है कि आपने उनको बुलाया क्यों या नहीं बुलाना चाहिए था? नहीं, मैंने सिर्फ उनको नहीं बुलाया, मैंने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया, मैंने चीफ जस्टिस साहब को भी ख़त लिखा, इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को भी ख़त लिखा, और उसमें मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने मुझे वापसी पे मुझे ख़त लिखा, मुझे मुबारकबाद दी कि आपने बहुत अच्छा काम कर रही है पार्लियामान, जिसमें जो है वो आइन की जो गोल्डन जुबली है उसकी खुशियों में वो शामिल हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी कमिटमेंट ऐसी है कि मैं नहीं आ सकता था, मेरी जुडिशियल कमिटमेंट थी। इसी तरीके से इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनका ख़त आया, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस साहब ने ख़त लिखा। तो मैंने तो तमाम जुडिशरी को इसलिए बुलाया कि वो भी पार्लियामान में आए। पार्लियामान तो हम सब का है ना जी, यहाँ कोई उनके लिए वो बात तो नहीं हो रही थी। बीच में बिठा दिया ना उनको, उनकी रो अलग कर देते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। एक्चुअली उस दिन असेंबली नहीं थी, इट वाज नॉट एन असेंबली। हमने एक रेजोल्यूशन के तहत जो था वो हॉल उस दिन के लिए एक कन्वेंशन हॉल में कन्वर्ट किया हुआ था, और वो हम चाहते थे कि हमारे सुप्रीम बाकी लोग भी आ रहे थे बीच में, प्रोफेसर्स भी थे और 120 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर थे। इसी तरह हमारे पास सिविल सोसाइटी के लोग थे, वकला के बरादरी के लोग थे, और तकरीबन गर्ज आई कि हमने कोशिश की कि बिल्कुल एक तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो रिप्रेजेंट हो। तस्वीर बनी एक काजी फायज़ी साहब बीच में, एक तरफ आसिफ अली जरदारी, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो तस्वीर बनी। अच्छा, बाकी लोगों के ऊपर फोकस। अच्छा, मैं समझता हूँ जी, ये तो खैर वो एक अंदाज होता है सारी चीज़, लेकिन इसमें क्या बात है कि अगर एक कन्वेंशन हो रहा है और वो अगर वो कौमी असम्बली का इजलास होता तो वो कभी भी ना उनको हम वो बैठते, वो तो फिर गैलरी में ही बैठते। और अगर वो इसी तरह हमारे जो आते हैं ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो बैठते हैं गैलरी में बैठते हैं, हमारी अस्करी क़यादत जो आती है वो गैलरी में बैठती है, वो तो एक रवायत है। लेकिन अगर उस हाउस को आपको याद होगा कि मैंने पाकिस्तान के बच्चे जो थे उनको भी बुलवाया, मैंने पाकिस्तान की ख़वातीन को भी बुलवाया। उस वक्त जब 75th हमारी एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस की, तो उसमें भी हमने इस हॉल को जो था वो कन्वेंशन हॉल डिक्लेयर किया, और उसमें आके लोगों ने तकरीर की, बच्चों ने तकरीर की, और वो उन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मकसद सिर्फ यही था मेरा, आज भी यही है, कल भी यही था कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने पार्लियामान के साथ अटैच हों, उससे मोहब्बत करें, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी तौकीर करें, क्योंकि ये हम सब के हैं। अच्छी बात का बतंगड़ बन गया, जिससे आपको पता चलता है कि हालात कितने ख़राब हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत मेहरबानी तलत साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया।